हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एससीईआरटी के इम्पोर्टेंस को जानते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम लोग क्लास 10th स्टैंडर्ड हिस्ट्री चैप्टर 5 अर्थव्यवस्था और आजीविका को पढ़ेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। हमारे साथ बने रहिए और हमें सपोर्ट जरूर करें। तो इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि एवं उद्योग होता है, जिस पर लोगों की आजीविका निर्भर होती है। आधुनिक युग में कृषि की तुलना में उद्योगों का महत्व बहुत अधिक बढ़ा है और देश की अर्थव्यवस्था में इनके योगदान में भी समानुपातिक वृद्धि हुई है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन विश्व का पहला देश बना, जहां कृषि क्षेत्र एवं उद्योग जगत में मशीनीकरण प्रारंभ हुआ और औद्योगिकरण के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। औद्योगिकरण अथवा उद्योगों की बृहत रूप में स्थापना उस औद्योगिक क्रांति की देन है, जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम के द्वारा ना होकर मशीनों के द्वारा होता है और इसमें उत्पादन बृहत पैमाने पर होता है, जिसकी खपत के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता होती है। और किसी भी देश के आधुनिकीकरण का एक प्रेरक तत्व उसका औद्योगिकरण होता है। नए नए मशीनों का आविष्कार एवं तकनीकी विकास पर ही औद्योगिकरण निर्भर करता है। इसके प्रेरक तत्व के रूप में मशीनों के अलावा पूंजी निवेश एवं श्रम का भी महत्वपूर्ण स्थान है। साधारणतः औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन मशीनों द्वारा कारखानों में होता है और इस प्रक्रिया के तहत ही ब्रिटेन में सर्वप्रथम घरेलू उत्पादन पद्धति का स्थान कारखाना पद्धति ने ले लिया था। तो इस चित्र में देख सकते हैं, जैसे ये कुटीर उद्योग का चित्र है, इसमें 3 महिलाएं जो है अलग अलग काम कर दी है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कारखानों में मशीनी उद्योग का चित्र है, जहाँ पे कैसे बड़ी बड़ी भट्टियां और फैक्ट्रियां लगी हुई है। सन 1750 ईस्वी तक ब्रिटेन मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश था। देश की 80% जनसंख्या गांवों में निवास करती थी। अपना और अपने आश्रितों का भरण पोषण वह कृषि द्वारा करती थी। सूत उद्योग, ऊन उद्योग, कांच, लोहा और मिट्टी के बर्तन का उद्योग गांव में कृषकों द्वारा किया जाता था। इन उद्योगों में काम करने वाले कारीगर अपने हाथ से अथवा हाथ से चलाए जाने वाले यंत्रों से वस्तुओं का उत्पादन करते थे। इन उद्योगों का प्रमुख जो था वो कपड़ा उद्योग था और यूरोप के अन्य देशों के साथ साथ ब्रिटेन में भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था, जो प्रायः घरों में मानव चालित यंत्रों के द्वारा होता था। 17वीं से 18वीं शताब्दी में शहरों में गिल्ड प्रथा का प्रचलन था और गिल्ड से जुड़े उत्पादक निपुणता एवं विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि 1750 ईस्वी तक था, जो ब्रिटेन का मुख्य रूप से ब्रिटेन कैसा था, कृषि प्रधान देश था और देश की जो 80% जनसंख्या गांव में निवास करती थी। लेकिन 17वीं 18वीं शताब्दी में वहां पे क्या था कि शहरों में गिल्ड प्रथा थी और गिल्ड से जुड़े उत्पादक निपुणता और विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध होते थे। उनका व्यापार पर क्या था, एकाधिपत्य था और बढ़ती हुई मांगों की वजह से ये व्यापारी गाँव की तरफ रुख करने लगे। उन गाँव में किसानों व मजदूरों से काम लेना शुरू किया। उन्हें प्रशिक्षण देकर वे अपने नियंत्रण में रखने लगे। उत्पादित वस्तुओं की बढ़ती हुई मांगों ने गाँव में भी रोजगार के अवसर प्रदान किए। कुटीर उद्योग का बहुत अधिक विकास हुआ, जिसमें पुरुषों के साथ महिलाओं एवं बच्चों की भी भागीदारी बढ़ी। ब्रिटेन के गाँव में रंगाई एवं छपाई का काम भी होता था। इसके बाद उसका निर्यात जो था उपनिवेशों के बाजार में भी कर दिया जाता था। इस तरह औद्योगिकरण, जिसमें उत्पादन का मशीनीकरण हुआ, के पहले भी औद्योगिक विकास का दौर जारी था, जिसमें घरों में मानव श्रम से कुटीर उद्योग के द्वारा उत्पादन किया जाता था और कुटीर उद्योग था विकास उन्मुख था। और यही दौर जो है आदि औद्योगिकरण या प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। और औद्योगिकरण के क्या क्या कारण थे, तो यहाँ पे पहला कारण क्या क्या था, यहाँ पे दिया हुआ है कि आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी, नए नए मशीनों का आविष्कार, कोयले एवं लोहे की प्रचुरता, फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत, सस्ते श्रम की सुविधा, यातायात की सुविधा और विशाल औपनिवेशिक स्थिति। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं कि औद्योगिकरण के क्या क्या कारण थे। तो ब्रिटेन में स्वतंत्र व्यापार यानी कि फ्री ट्रेड और अहस्तक्षेप की नीति, पॉलिसी ऑफ लेसेस फेयर, ने ब्रिटिश व्यापार को बहुत अधिक विकसित किया। उत्पादित वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी। तत्कालिक ढांचे के अंतर्गत व्यापारियों के लिए उत्पादन में अधिक वृद्धि कर पाना असंभव सा था। एक तरफ बुनकरों को धागे के अभाव में काफी समय तक बेकार बैठे रहना पड़ता था, तो दूसरी तरफ सूत काटने वाले हमेशा ही व्यस्त रहते थे। पूरे समय काम करने वाला एक बुनकर 6 सूत काटने वालों लोगों के लिए तैयार किए धागों का उपयोग कर सकता था। ऐसी स्थिति में ऐसे परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जिससे सूत का उत्पादन काफी बढ़ सके। यही वह सबसे प्रमुख कारण था जिसकी वजह से ब्रिटेन में औद्योगिकरण के आरंभिक वर्षों में आविष्कारों की जो श्रृंखला बनी, वह सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र से अधिक संबंधित थी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन में क्या हुआ कि नए नए यंत्र एवं मशीनों के आविष्कार ने उद्योग जगत में एक ऐसे क्रांति का सूत्रपात किया, जिससे औद्योगिकरण एवं उपनिवेशवाद दोनों के मार्ग प्रशस्त हुए।
तो यहाँ पे एक चित्र है, पहले इसको देखेंगे कि मानचित्र में ब्रिटेन में सूती वस्त्रों के उत्पादन क्षेत्र, तो इसको हम लोग एक नजर में देखेंगे कि इंपॉर्टेंट क्या क्या है। तो पहला तो है कि यहाँ पे दिख रहा है ये स्कॉटलैंड है, नीचे ये ग्लासगो है, ये न्यू कैसल्स है, फिर यहाँ पे जो छोटे छोटे आप देख सकते हैं ये लंकाशायर, आयरिश सागर और लिवरपूल का क्षेत्र है। यहाँ पर वॉर्कशायर है, लीड्स है ना, ये जो छोटे छोटे है, मैनचेस्टर है, शेफील्ड है, नॉटिंघम, लिसेस्टर, बर्मिंघम, इंग्लैंड, वेल्स और ये यहाँ पे जो है इसको ब्रिस्टल चैनल कहा जाता है, और यहाँ पे जो है ये इंग्लिश चैनल है, और इसके साइड का जो ये कंट्री है वो फ्रांस है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इम्पोर्टेंट सूती वस्त्रों का उत्पादन क्षेत्र है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इम्पोर्टेंट सब क्या है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही क्या हुआ गया था, ब्रिटेन में नए नए यंत्रों एवं मशीनों का आविष्कार ने उद्योग जगत में ऐसी क्रांति का सूत्रपात कर दिया जिससे औद्योगिकरण और उपनिवेशवाद दोनों का मार्ग प्रशस्त हुआ। सन 1769 में बोल्टन निवासी रिचर्ड आर्कराइट ने सूत काटने की स्पिनिंग फ्रेम नामक एक मशीन बनाई जो जल शक्ति से चलती थी। तो ये डेट और ये जो सेंटेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट क्या है कि 1769, और क्या था कि बोल्टन निवासी जो था रिचर्ड आर्कराइट ने सूत काटने की स्पिनिंग फ्रेम नामक एक मशीन बनाई जो जल शक्ति से चलती थी, मतलब हाइड्रो पावर से चलती थी। एक ऐसा फ्रेम बनाया, स्पिनिंग फ्रेम, जिसका काम क्या था, सूत काटने का था। और किसने बनाया? रिचर्ड आर्कराइट ने। कहाँ का निवासी था? बोल्टन का निवासी था। और टाइम पीरियड क्या था? 1769। उसके जस्ट एक साल बाद सन 1770 में स्टैंड हिल निवासी जेम्स हारग्रीव ने सूत काटने के लिए एक अलग मशीन जो था वो क्या था कि स्पिनिंग जेनी बनाई। और इसमें क्या है, 16 तकवे वाले एक पहिए को के घूमने से चलते थे, और इसकी सहायता से 8 सूत जो था एक साथ काटा जा सकता था। तो जो फर्स्ट था 1769 में स्पिनिंग फ्रेम का आविष्कार रिचर्ड आर्कराइट ने किया था, लेकिन उसके जस्ट एक साल बाद 1770 में स्टैंड हिल का निवासी था, उसका नाम था जेम्स हारग्रीव, और उसने उसका उन्नत मशीन है ना, और उससे थोड़ा सा अलग भी था। क्या बनाया? स्पिनिंग जेनी। तो ज्या से जेनी और ज्या से जेम्स याद रखेंगे कि स्पिनिंग जेनी बनाए। और इसमें क्या था कि 16 तकवा लगा हुआ था, और जो एक पहिए से चलता था, और उसमें क्या था कि 8 सूत जो है एक साथ काट सकते हैं। उसके 3 साल बाद लंकाशायर के जॉन के ने, है ना, लंकाशायर का जॉन के ने क्या बनाया? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। और इससे क्या हुआ कि इससे जुलाहे जो है बड़ी तेजी से काम करने लगे और धागे की मांग बढ़ गई। तो ये सब तो सूत काटने का था, लेकिन अब यहाँ से क्या कि सूत से फिर कपड़ा बनाने का काम होने लगा, किससे? फ्लाइंग शटल से। और इससे क्या हुआ कि धागे का भी मांग बढ़ गया। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, मतलब बनाया था? जॉन के ने। कब? 1773 में। कहाँ का रहने वाला था? लंकाशायर का। तो इससे बुनाई की जाती थी। फ्लाइंग शटल से क्या जाता था? बुनाई की जाती थी। और स्पिनिंग जेनी और स्पिनिंग फ्रेम से सूत काटा जाता था। सन 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल बनाया जिससे बारीक सूत काटा जाता था। अब 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन ने एक स्पिनिंग म्यूल बनाया जिससे क्या था, पहले तो ज्यादा सूत काटा जाता, अब सूत की क्वालिटी भी चाहिए, तो इसे इन्होंने क्या किया कि इसमें बारीक सूत काटा जाने लगा। और उसके कुछ साल बाद 1785 में एडमंड कार्टराइट ने वास्प से जलने वाला पावर लूम बनाया। मतलब जो था कि वाष्प से जलता था, भाप से जलता था, उसे क्या बनाया? पावर लूम बनाया। किसने बनाया? एडमंड कार्टराइट ने। और उस पावर लूम से क्या था? करघा तैयार किया। करघा से क्या होता था? बुनाई किया जाता था। और इस समय बेनर नामक व्यक्ति ने कपड़ा छापने का एक यंत्र बनाया। और बेनर जो था, उन्होंने क्या था कि सबसे पहले जो कपड़े, पहले तो प्लेन प्लेन कपड़ा बनता था, अब ये लोग कपड़ा प्रिंट भी करने लगे, है ना। और जब ये कपड़ा छापने का बेनर ने किया तो उसको थोड़ा सा और इनोवेशन किया, और थॉमस बेल नामक एक व्यक्ति ने, बेल से बेलनाकार याद रखेंगे कि नाम इसका बेल था, और इसने बेलनाकार छपाई, सिलिंड्रिकल प्रिंटिंग की आविष्कार की, है ना। तो इससे क्या कि, और इसके सिलिंड्रिकल प्रिंटिंग से क्या हो कि सूती वस्त्रों की रंगाई एवं छपाई में नई क्रांति ला दी, क्योंकि सिलिंड्रिकल प्रिंट से ज्यादा एक साथ और एक ही तरह से प्रिंट कर सकते थे। तो क्या हुआ कि सूती वस्त्रों की रंगाई और छपाई में नई क्रांति आ गई। और इन आविष्कारों के फलस्वरूप सन 1820 ईस्वी तक ब्रिटिश में क्या हुआ कि सूती वस्त्र उद्योग का काफी वृद्धि हो गई। तो 1820 ईस्वी तक ब्रिटिश में सूती वस्त्र के उद्योग में काफी वृद्धि हो गई। और इस उद्योगों में सन 1769 में जेम्स वाट द्वारा बनाए गए वाष्प इंजन की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो जेम्स वाट ने जो है कि वाष्प इंजन बनाया था, ये हम लोग सभी जानते हैं, लेकिन कब बनाया था? 1769 में। और इस जो था उद्योगों के वृद्धि में, उद्योगों के विकास में इस आविष्कार का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो आगे बढ़ते हैं कि चूंकि वस्त्र उद्योग की प्रगति कोयले एवं लोहे के उद्योग पर बहुत अधिक निर्भर करती थी, इसलिए अंग्रेजों ने उन उद्योगों पर भी बहुत अधिक ध्यान दिया। ब्रिटेन में कोयले एवं लोहे की खानें थी,
वाष्प इंजन बनने के बाद देश के लिए निर्यात करने के लिए रेलवे इंजन तैयार होने लगे और सन 1815 ईस्वी में जो था हम्फ्री डेवी ने खानों में काम करने के लिए एक सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया और इसी तरह सन 1815 ईस्वी में हेनरी बेसमेर ने जो था एक शक्तिशाली भट्टी विकसित करके लौह उद्योग को और भी बढ़ावा दिया। तो हम लोग पहले जब वाष्प इंजन का यूज होने लगा तो इसके लिए क्या ज़रूरत है कि कोयला का ज़रूरत है और जो मशीन से उसको बनाने के लिए लोहे की ज़रूरत है। तो ब्रिटेन में कोयला और लोहे के खान तो पहले से ही थे। तो क्या हुआ कि लेकिन वाष्प इंजन बनने के बाद देश के लिए निर्यात करने के लिए रेलवे इंजन भी तैयार होने लगा था। इसलिए लोहे और कोयला दोनों का मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और इसीलिए 1815 ईस्वी में हम्फ्री डेवी ने क्या किया कि खानों में काम करने के लिए एक सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया। इससे क्या होता था कि एक तरह से एक ऐसा लैम्प होता था जब जहाँ खानों के अंदर अगर कोई जहरीली गैस है तो बुझ जाती थी। उससे क्या होता था कि लोग सावधान हो जाते थे और उससे बहुत सुरक्षा प्रदान किया जाता था जो मजदूर जो खान में काम करते थे, खनन में काम करते थे। और 1815 में क्या हुआ कि हेनरी बेसमेंट जो था एक शक्तिशाली भट्टी विकसित करके और 1815 में हेनरी बेसमेंट ने एक शक्तिशाली भट्टी किया। उस भट्टी से क्या होता था लोहा को गलाने में आसानी हुई और जिससे तरह-तरह के मशीन बनाने में भी मतलब आसानी हुई। अब आगे पढ़ेंगे कि मशीनों के नए-नए यंत्रों के आविष्कार ने फैक्ट्री प्रणाली को विकसित किया। फलस्वरूप क्या हुआ कि उद्योगों तथा व्यापार के नए-नए केंद्रों का जन्म हुआ। लिवरपूल स्थित लंकाशायर सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र बनाया गया और मैनचेस्टर भी सूती वस्त्र उद्योग का बड़ा केंद्र बना। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि लिवरपूल में जो स्थित लंकाशायर था सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र बनाया गया और मैनचेस्टर भी सूती वस्त्र उद्योग का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। सन 1805 ईस्वी के बाद न्यू साउथ वेल्स ऊन उत्पादन का केंद्र बना और साउथ वेल्स जो था वो ऊन उत्पादन का केंद्र बना। यहाँ पे क्या पढ़े कि लंकाशायर और मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र बना और न्यू साउथ वेल्स ऊन उत्पादन का केंद्र बना और इसीलिए यहाँ पे बड़े बड़े भेड़ फार्मों की स्थापना हुई। रेशम उद्योग तथा सन उद्योग जिसे लिनन इंडस्ट्री भी कहा जाता है उसका भी ब्रिटेन में बहुत विकास हुआ। औद्योगिकरण में ब्रिटेन में सस्ते श्रम की आवश्यकता भी अग्रणी रही। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बाड़ाबंदी प्रथा शुरुआत हुई जिसमें जमींदारों ने छोटे-छोटे खेतों को खरीदकर बड़े-बड़े फार्म स्थापित कर लिए। तो ये जो है बाड़ाबंदी प्रथा इसे इंग्लिश में एनक्लोजर मूवमेंट भी कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि वहाँ के जो जमींदार थे उन्होंने क्या किया छोटे-छोटे कृषकों से खरीद लिया और खेतों को बड़े-बड़े फार्म में बदल दिया। उससे क्या हुआ कि खेती में विकास हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा कृषि की जाने लगी, उत्पादन ज़्यादा होने लगा। तो यहाँ पे हम लोग एक देखेंगे कि मानचित्र में क्या है ब्रिटेन में लोहा एवं कोयला उत्पादक क्षेत्र को दिखाया गया है कि जहाँ पे लोहा और कोयला दोनों मिलता था। तो यहाँ पे क्या-क्या इम्पोर्टेंट है कि ये तो पहला है ये स्कॉटलैंड का पार्ट है और यहाँ पे जो है कोयला मिलता था और ये जो पार्ट है ये यहाँ पे भी कोयला और लोहा मिलता था। ये न्यू कैसल का क्षेत्र ऑक्सायर लीड्स मैनचेस्टर लंकाशायर लिवरपूल श्रॉपशायर बर्मिंघम स्वान सागर इंग्लैंड वेल्स है ना ब्रिस्टल चैनल के आसपास लंदन कॉर्नवाल ये सब में क्या था कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लोहा और कोयला का उत्पादन किया जाता था। तब यहाँ था कि जो एनक्लोजर मूवमेंट था उसमें क्या था कि अपनी ज़मीन बेच देने वाले छोटे-छोटे जो है कि किसान जो है भूमिहीन मजदूर बन गए। तो हम लोगों ने और ये आजीविका उपार्जन के लिए काम धंधों की खोज में निकटवर्ती शहर चले गए। इस तरह मशीनों द्वारा फैक्ट्री में काम करने के लिए असंख्य मजदूर कम मजदूरी पर भी तैयार हो जाते थे और सस्ते श्रम ने उत्पादन के क्षेत्र में सहायता पहुंचाई। तो हम लोग इनक्लोजर मूवमेंट या बाड़ाबंदी प्रथा में क्या देखा कि जो बड़े बड़े जमींदार थे उन्होंने छोटे छोटे किसानों से क्या वो जमीन खरीद के बड़े बड़े फार्म स्थापित कर लिए। तो इससे जो छोटे किसान थे वो भूमिहीन मजदूर बन गए और ये अपने आजीविका उपार्जन के लिए काम धंधों की खोज में जो निकटवर्ती शहर था जहाँ पे फैक्ट्रीज थी वहाँ पे काम करने चले गए। और उससे क्या हो कि जो मशीनों द्वारा फैक्ट्री में काम करने के लिए जो असंख्य मजदूरों की ज़रूरत थी उसकी कमी भी दूर हो गई क्योंकि ये कम मजदूरी पर भी तैयार हो जाते थे और सस्ते श्रम ने उत्पादन के क्षेत्र में सहायता पहुंचाई मतलब उत्पादन को और ज़्यादा क्या हुआ विकसित करने में मदद की। फैक्ट्री क्षेत्र में क्या हुआ कि उत्पादित वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना तथा कच्चा माल को फैक्ट्री तक लाने के लिए ब्रिटेन में यातायात की अच्छी सुविधा थी। रेल मार्ग शुरू होने से पहले नदियों एवं समुद्रों के रास्ते व्यापार होता था। नदी पोतों द्वारा लाए जाने वाला माल सरलतापूर्वक जो था तटपोतों कोस्टर अथवा समुद्री जहाज़ों तक ले जाया जा सकता था। जहाजरानी उद्योग में ये विश्व में अग्रणी देश था और सभी देशों के सामानों का आयात निर्यात मुख्यतः ब्रिटेन के व्यापारिक जहाजी बेड़े से ही होता था जिसका आर्थिक लाभ या औद्योगिकरण की गति को तीव्र करने में सहायक बना।
आगे क्या पढ़ेंगे कि औद्योगिकरण की दृष्टि में ब्रिटेन द्वारा स्थापित उपनिवेशों ने भी योगदान किया। इन उपनिवेशों से कच्चा माल सस्ते दामों में प्राप्त करना तथा उत्पादित वस्तुओं के वहाँ के बाजारों के महंगे दामों पर बेचना ब्रिटेन के लिए आसान था। दूसरा कारण क्या था कि उपनिवेशवाद। मशीनों के आविष्कार तथा फैक्ट्रियों की स्थापना से उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। उत्पादित वस्तुओं की खपत के लिए ब्रिटेन तथा आगे चलकर यूरोप के अन्य देशों को, जहाँ कारखानों की स्थापना हो चुकी थी, बाजार की आवश्यकता पड़ी। इससे उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला और इसी क्रम में भारत ब्रिटेन के एक विशाल उपनिवेश के रूप में उभरा। संसाधन की प्रचुरता ने उन्हें भारत की तरफ व्यापार करने के लिए आकर्षित किया और भारत सिर्फ प्राकृतिक एवं कृत्रिम संसाधनों में ही संपन्न नहीं था, बल्कि ये उनका जो है एक बृहद बाजार भी साबित हुआ। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि जब मशीनों के आविष्कार और फैक्ट्री से उत्पादन जब वृद्धि हुई तो उसको बेचने के लिए क्या हुआ कि उसको बाजार की ज़रूरत थी, बाजार की आवश्यकता पड़ी। तो इसके लिए उन्होंने उपनिवेशवाद जो है उसको बहुत बढ़ावा मिला और इसी क्रम में था कि भारत जो है ब्रिटेन का एक विशाल उपनिवेश के रूप में उभरा। भारत से उसको संसाधन और रॉ मटेरियल जो था, कच्चा माल, वो सब तो उसको मिल ही रहा था, लेकिन भारत में उसको व्यापार करने के लिए भी भारत उसको बहुत आकर्षित किया। भारत में सिर्फ प्राकृतिक और कृत्रिम संसाधन ही नहीं था, बल्कि भारत क्या था, उसके लिए एक बाजार भी था, है ना? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा देश था और जनसंख्या भी अधिक था, तो यहाँ पे क्या था कि उसको बेच सकते थे वो लोग। 18वीं शताब्दी तक भारतीय उद्योग विश्व में सबसे अधिक विकसित थे और भारत विश्व का सबसे बड़ा कार्यशाला था, जो बहुत ही सुंदर एवं उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करता था। जब तक मशीनों का आविष्कार नहीं हुआ था, भारतीय हस्तकला, शिल्प उद्योग तथा व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण कायम था। शिल्पकारों को दी जाने वाली मजदूरी इतनी कम थी कि कई बार उन्हें न्यूनतम जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी भी नहीं दी जाती थी। अंग्रेज व्यापारी एजेंट की मदद से यहाँ के कारीगरों की पेशगी रकम देकर उनसे उत्पादन करवाते थे। ये एजेंट जो है गुमस्ता कहलाते थे और ये गुमस्ता शिल्पकारों से सामान भी मनमाने दाम पर खरीदते थे और उनका निर्यात जो है इंग्लैंड करते थे। सन 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित चार्टर एक्ट व्यापार पर से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिपत्य समाप्त कर दिया और स्वतंत्र व्यापार की नीति जो थी, पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड का मार्ग जो है प्रशस्त किया। तो यहाँ पे हम लोगों ने इम्पोर्टेंट क्या पढ़ा कि अंग्रेज जो था कि भारत में अपने सामान को बेचता था, क्योंकि क्या होता है कि भारत में तब तक मशीनों का आविष्कार नहीं हुआ था और भारत जो था अपने हस्तकला, शिल्प उद्योग और व्यापार पर क्या था, ब्रिटिश ने पूरा नियंत्रण कायम कर दिया था और शिल्पकारों को दी जाने वाली मजदूरी इतनी कम होती थी कि कई बार जो था उसका न्यूनतम जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी भी नहीं दी जाती थी। और अंग्रेजी जो व्यापार थे वो एजेंट की मदद से यहाँ के कारीगरों की पेशगी रकम देकर उनसे उत्पादन करवाते थे। तो अंग्रेज व्यापारी जो क्या करते थे, जो भारत के लोग थे उसको और कुछ को एजेंट बनवा लेते थे और वहाँ से जो यहाँ के कारीगरों को कुछ पेशगी रकम देकर उनसे सामान बनवाते थे। और ये एजेंट जो है क्या है, ये गुमस्ता कहलाते थे। ये गुमस्ता अभी एक अलग लेवल पे शोषण करते थे। ये क्या करते थे, ये शिल्पकारों के सामान भी मनमाने दाम पर खरीदते थे और फिर उनको जो है इंग्लैंड निर्यात करते थे। सन 1813 ईस्वी तक ब्रिटिश संसद द्वारा पारित जो था चार्टर एक्ट शुरू हो गया और उससे क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पर एकाधिपत्य जो है वो समाप्त हो गया। मतलब पहले तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करती थी और वो सामान खरीदती थी और बेचती थी, लेकिन अब उसका जो है एकाधिपत्य समाप्त हो गया। अब ब्रिटिश में जितने भी कंपनीज थे और जितने भी लोग थे, कोई भी आके यहाँ पे व्यापार कर सकता था और इसके लिए उन्होंने क्या किया, 1813 के बाद स्वतंत्र व्यापार की नीति, पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड का मार्ग जो है प्रशस्त किया। अब सन 1850 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने उद्योगों को विकसित करने के लिए अनेक ऐसे कदम उठाए, जिसकी वजह से इस अवधि में एक के बाद एक देसी उद्योग लगातार खत्म होने लगे। ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई मुक्त व्यापार की नीति की वजह से भारत में निर्मित वस्तुओं पर ब्रिटेन में बिक्री के लिए भारी कर लगा दिया गया और भारत से कच्चे माल का निर्यात किया जाने लगा। भारतीय वस्तुओं के निर्यात पर सीमा शुल्क और परिवहन कर भी लगाया जाने लगा। अब भारत में रहने वाले अंग्रेजों को विशेष सुविधाएं प्रदान की गई, जहां आयात निर्यात की सुविधा के लिए रेलवे का निर्माण किया गया। तो यहाँ पे क्या 1850 के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपना उद्योग को विकसित करने के लिए ऐसा-ऐसा चाल अपनाया ना कि उसने क्या किया कि जो भारत का सामान था, वो अगर कहीं पे बिक्री हो रहा है, तो ब्रिटेन में बिक्री हो रहा है, तो उसमें टैक्स नहीं लग रहा है। सॉरी, भारत का सामान अगर ब्रिटेन में बिक्री के लिए जा रहा है, तो उसपे भारी टैक्स लगा दिया। इससे क्या हो गया, भारत का सामान का क्या हो, उसमें दाम बढ़ गया और भारत के वस्तुओं को निर्यात निर्यात करने पर जो सीमा शुल्क था, है ना? और परिवहन टैक्स जो था, मतलब ट्रांसपोर्टेशन टैक्स, ये भी क्या है कि दोनों को उसमें वो भी लगा दिया गया, जिससे उसके ऊपर टैक्स का भार और भी बढ़ गया। लेकिन भारत में रहने वाले जो अंग्रेज थे, जो वो ब्रिटेन से लाकर भारत में सामान बेचते थे, उसके लिए क्या है, आयात निर्यात के लिए सुविधा के लिए रेलवे का निर्माण किया गया ताकि परिवहन के टैक्स से बच सके और
बहुत तरह के जो है उनको तो फ्री ट्रेड की सुविधा दी गई थी, उससे सीमा शुल्क भी नहीं लग रहा था। तो क्या हुआ कि ब्रिटेन से आने वाले जो वस्तु थे वो सस्ती हो गई और भारत से जो वस्तुएँ ब्रिटेन जाती थी, वो क्या हो गई महँगी हो गई। तो क्या अब आगे कि धीरे-धीरे ब्रिटिश पूँजी में भारत में कारखानों की स्थापना की जाने लगी। तो अब लेकिन क्या हुआ धीरे-धीरे जो ब्रिटिश अपना पैसा से भारत में कारखाना बनाने लगा और सूती वस्त्रों का आयात भी किया जाने लगा और सूती वस्त्र जो है वो आयात किए जाने लगे और सन 1850 के बाद मैनचेस्टर से भारी मात्रा में वस्त्र आयात शुरू हो गया था। मैनचेस्टर से बहुत ज़्यादा जो है सूती वस्त्र आने लगा था। भारत में अब कुटीर उद्योग के शिल्पकारों एवं काश्तकारों को कच्चा माल के लिए लाड़े पड़ गए थे। लाड़े तो पड़ेंगे क्योंकि जितना कच्चा माल था वो ब्रिटेन अपने पास लेके जाता था, वहाँ के फैक्ट्री में सामान बनाता था और भारत आके बेचता था। इसलिए जो भारत के कुटीर उद्योग में जो शिल्पकार और काश्तकार थे, उनको कच्चा माल नहीं मिल रहा था, वो बहुत महँगा मिल रहा था। उन्हें मनमानी कीमत पर कच्चा माल खरीदना पड़ता था। अतः धीरे-धीरे कुटीर उद्योग को बंद कर ये शिल्पकार एवं कारीगर खेती करने को मजबूर हो गए। 1850 के बाद भारत में कारखानों की स्थापना होनी शुरू हुई, पर तब यही बेरोजगार लोग गाँव से शहरों की तरफ पलायन कर गए, जहाँ उन्हें मजदूरों के रूप में रख लिया जाता था और एक तरफ जहाँ मशीनों के आविष्कार ने उद्योग एवं उत्पादन में वृद्धि कर औद्योगिकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की थी, वहीं भारत में कुटीर उद्योग बंद होने की कगार पर पहुंच गया था। भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारत के उद्योग के लिए निरुद्योगीकरण या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की संज्ञा दी थी। तो क्या हुआ 1850 में धीरे-धीरे भारत में भी कुछ-कुछ कारखाने खुल गए थे। तो वो जो लोग थे जो पहले शिल्पकार या काश्तकार थे, अब क्या हो गया तो उनका काम बंद हो गया तो ये खेती करने लगे और ये कुछ लोग बेरोजगार हो गए। तो जो बेरोजगार लोग हैं वो गाँव से शहर की तरफ पलायन करके अब उन्हीं फैक्ट्री में मजदूरों के रूप में काम करने लगे। तो इस तरह क्या हुआ कि मशीनों के आविष्कार और उद्योग उत्पादन में वृद्धि से जहाँ ब्रिटेन में औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन वहीं भारत में क्या हुआ था कि कुटीर उद्योग बंद हो गया था। भारत में भी औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी लेकिन वो बहुत क्या कि मिनिमम लेवल पे था और इसी को ही भारत के इतिहासकारों ने भारत के उद्योग का निरुद्योगीकरण जो था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की संज्ञा दी। अब भारत में फैक्ट्रियों की स्थापना कैसे हुई? कि औद्योगिक उत्पादन से भारत में कुटीर उद्योग तो बंद हो गया, लेकिन वस्त्र उद्योग के लिए कई बार बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ देशी एवं विदेशी पूंजी लगाकर खोली गई, जिससे कारखाना उद्योग को बढ़ावा मिला और कारखानों की स्थापना के क्रम में 1830-40 के दशक में बंगाल के द्वारकानाथ टैगोर जो थे, उन्होंने 6 संयुक्त उद्यम की कंपनियाँ लगा दी थी, है ना? और सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिल की नींव 1851 में ईस्वी में बम्बई में डाली गई। तो 1830-40 के दशक में जो द्वारकानाथ टैगोर थे, उन्होंने 6 जो है कंपनी जो है उद्यमी कंपनी संयुक्त उद्यम कंपनियाँ लगा ली थी लेकिन सब के सब फेल हो गए और सब प्रथम जो है सूती कपड़े की सफल मिल जो है वो 1851 ईस्वी में बम्बई में डाली गई। तो यहाँ पारसी, गुजराती और बोहरा मुसलमान आदि जातियों के लोग सूती धागे और सूती कपड़ा तैयार करने वाले आधुनिक कारखाने के निर्माण में लग गए थे और पारसी जो काबसजी नानाजी दाभार ने सन 1851 में पहला कारखाना निर्मित किया और तभी से इसे उद्योग के इतिहास में भारत का शुरुआत हुआ। तो 1851 में भी बम्बई में एक सूती वस्त्र का कारखाना लगाया गया था लेकिन वो सफल नहीं हुआ था। लेकिन फाइनली काबसजी नानाजी दाभार ने, है ना, 1854 में बम्बई में पहला कारखाना जो था लगाया जो कि सफल हुआ और इसी से क्या हुआ कि भारतीय इतिहास में उद्योग का शुरुआत माना गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि बम्बई कपड़ा का एक मिल चित्र दिया गया है, यहाँ पे कैसे लोग काम कर रहे हैं। सन 1854 से 1880 तक 30 कारखानों का निर्माण हुआ, जिसमें जो था 13 पारसियों द्वारा ही बनाए गए थे। उस टाइम या अभी भी जो है पारसी लोग बहुत अमीर हुआ करते थे और उन्होंने 1854 से 1880 तक लगभग 30 कारखानों का निर्माण किया। सन 1869 में क्या हुआ कि सुएज नहर जब खुल गया तो बम्बई के बंदरगाह पर इंग्लैंड से आने वाला सूती कपड़ों का आयात बढ़ने लगा और इसके बावजूद भी सन 1880 से 1895 तक सूती कपड़ों की मिलों की संख्या जो है 39 से अधिक हो गई थी। इससे क्या हुआ कि मैनचेस्टर के कपड़ा उद्योग को चिंता में डाल दिया, जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार यहाँ से आयात किए जाने वाले माल में आयात शुल्क जो है समाप्त कर दिया। इससे भारतीय बाजारों में वहाँ का सामान अपेक्षाकृत कम मूल्यों में बिकने लगा। इस समय सस्ता मशीनों का आयात करके भारत में सूती वस्त्रों को बहुत बढ़ाया गया और सन 1895 से 1914 तक के बीच सूती मिलों की संख्या जो कितना 144 तक पहुंच गई थी और भारतीय सूती धागे का निर्यात जो है चीन को होने लगा था। अब जो क्या है कि भारत के जो फैक्ट्री थे, उनको तो बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा था ब्रिटिश ने, तो भारतीय जो कारखाने के जो लोग थे, उद्योगपति थे, उन्होंने चीन में अपना निर्यात करने लगा था। नया मार्केट खोज लिया था।
यहाँ पे देखेंगे कि सन 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल एक मारवाड़ी व्यवसायी था हुकुमचंद ने स्थापित किया था। और 1918 में पहले एक लिमिटेड कंपनी के रूप में बिरला ब्रदर्स की स्थापना हुई। तो लिमिटेड कंपनी की जो स्थापना की थी किसने की थी? 1918 के पहल में बिरला ब्रदर्स ने की थी। और 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल किसने खोली थी? हुकुमचंद ने खोली थी। ये जो भी डेट्स है और ये अभी मैं बता रही हूँ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट कर लीजिए और इसको रट लीजिए, लिटरली इसको रट लीजिए, क्योंकि ये जो है ना वर्ड बाय वर्ड ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। सन 1919 में बिरला जूट कंपनी और 1920 में ग्वालियर में जियाजी राव सूती कारखाना खोला। तो 1919 में जो है बिरला ने एक जूट कंपनी खोली और 1920 में ग्वालियर में पहली बार जो था जियाजी राव सूती कारखाना खोला। घनश्याम दास बिरला ने अंग्रेजी कंपनियों से अनेक चालू कारखाने खरीद लिए और अपने व्यापार को बढ़ाया, जैसे एनविल से केशव राव कॉटन मिल और मार्टिन से चीनी के कारखाने। तो घनश्याम दास बिरला की जी का यहाँ पे चित्र देख सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि अनेक जो अंग्रेजी कंपनियाँ से उनके जो चालू कारखाने थे उसको खरीद लिया और अपने व्यापार को बहुत बढ़ाया। और जैसे किसी से किससे खरीदा कि एनविल था, तो उन्होंने एनविल से केशव राव कॉटन मिल था उन्होंने खरीद लिया। और मार्टिन नामक व्यक्ति से जो चीनी के मिल थे, चीनी के कारखाने थे, उसको खरीद लिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जमशेदजी टाटा का चित्र है। उनका भी योगदान भारत के उद्योगों में बहुत बहुत ज़्यादा है। तो क्या हुआ, सन 1907 में जमशेदजी टाटा ने बिहार में साक्ची नामक स्थान पर टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की थी। तो कब की थी? 1907 में। किसने की थी? ये जमशेदजी टाटा जी दिख रहे हैं इन्होंने। तो बिहार नहीं है, अब ये झारखंड बन गया है। तो झारखंड के जमशेदपुर में है ना, या फिर जो है एक जगह है साक्ची नामक, उसी को बदल कर आज जमशेदपुर रख दिया गया है। उसके ऊपर टाटा आयरन एवं स्टील टिस्को की स्थापना की थी। जमशेदजी टाटा एक ऐसे भारतीय थे जिन्होंने भारतीय उद्योग की काफ़ी सूझबूझ थी। और 1910 ईस्वी में उन्होंने टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की भी स्थापना की। तो 1910 में उन्होंने क्या किया? टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना की। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लौह उद्योग ने काफ़ी प्रगति किया। और इसी के बदौलत क्या था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लौह उद्योग ने काफ़ी प्रगति की। और 1955 ईस्वी में क्या हुआ? भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में इस्पात कारखाना खोलने की सहमति किसने दी थी? रूस, पश्चिम जर्मनी और ब्रिटेन के समझौतों के आधार पर की गई। कब की गई? 1955 में। और अभी भी भारत में जो है 7 स्टील प्लांट है। तो वो सब क्या-क्या है? कितने स्टील प्लांट है? 7 है। और क्या-क्या है? तो पहला तो है कि इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी हीरापुर। क्या है? इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी हीरापुर। सेकंड क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर। तीसरा है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती, कर्नाटक। और चौथा है राउरकेला स्टील प्लांट, राउरकेला। पाँचवा है भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई। छठे नंबर पर आता है दुर्गापुर स्टील प्लांट, दुर्गापुर। और 7वें नंबर पे आता है बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो। तो यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं कि ये उस टाइम पे टिस्को का फोटो था। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ जो हुआ था वो प्रारंभ सन 1814 में हुआ था। भारत में कोयला उद्योग का, तो ये लगभग जो ब्रिटेन में 1815 में हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था, उसी टाइम पे क्या था कि 1814 में भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ हुआ था। और कहाँ हुआ था कि जब रानीगंज, पश्चिम बंगाल में कोयले की खुदाई का काम प्रारंभ किया गया था। रेल के विकास के साथ ही सन 1853 ईस्वी के बाद इसका विकास आरंभ हुआ और इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए मशीनों का प्रयोग शुरू हुआ। नवीन उद्योग की स्थापना से कोयले की जो मांग बढ़ गई थी। और 1868 ईस्वी में जहां उत्पादन 5 लाख टन का था, वह 1950 ईस्वी में बढ़कर ये कितना हो गया? 3.323 करोड़ टन हो गया। तो यहाँ ये डेट और ये डिफरेंस या इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि 1868 में क्या था कि उत्पादन 5 लाख टन था, लेकिन वही 1950 ईस्वी में इसका बढ़कर कितना हुआ? 3.23 करोड़ टन हो गया, मतलब 3.23 करोड़ टन हो गया। और तत्कालीन बिहार इस उद्योग का जो है मुख्य केंद्र था, जो अब झारखंड हो गया है। सन 1850 ईस्वी के पश्चात भारत में बागीचा उद्योग अर्थात नील, चाय, कॉफी, रबर और पटसन की मिलें जो है आरंभ हो गई थी। यद्यपि इन उद्योगों में से अधिक जनसंख्या उन उद्योगपतियों की थी जो विदेशी थे और जिन्हें सरकार का प्रोत्साहन प्राप्त था। 1916 ईस्वी तक सरकार ने क्या था कि औद्योगिक आयोग नियुक्त किया, ताकि वह भारतीय उद्योग तथा व्यापार के भारतीय वित्त से संबंधित प्रयत्न के लिए उन क्षेत्रों का पता लगाए जिसे सरकार सहायता दे सकती है। सन 1921 ईस्वी में सरकार ने एक राजस्व आयोग नियुक्त किया और उस वर्ष उसके प्रधान जो थे श्री इब्राहिम रहीमतुल्लाह बनाए गए थे। तो वो क्या हुआ कि 1921 में सरकार ने जो है फाइनली जाके एक राजस्व आयोग का नियुक्त किया। उसके पहले राजस्व आयोग नहीं था। और उसका प्रधान किसको बनाया गया था? जो सबसे पहला प्रधान था राजस्व आयोग का, श्री इब्राहिम रहमतुल्लाह बनाए गए थे। और उसी के तहत क्या है 1924 में टीन उद्योग, कागज उद्योग, केमिकल उद्योग, चीनी उद्योग आदि की स्थापना हुई। तो 1924 में है क्या, किस किस कौन कौन से उद्योग की स्थापना हुई थी?
टीन उद्योग, कागज उद्योग, केमिकल उद्योग, चीनी उद्योग आदि की स्थापना हुई थी। और 1930 में जाके पहली बार सीमेंट और सीसा उद्योग की भी स्थापना हुई। तो अगर पूछा सीमेंट और सीसा उद्योग की स्थापना कब हुई थी? 1930। और अगर टीन, कागज, केमिकल, चीनी उद्योग आदि की स्थापना के बारे में पूछे तो ये 1924 को हुआ था। सन 1850 से 1914 तक के उद्योग की विशेषता ये थी कि इस काल में निर्यात किए जाने वाले ऐसे मालों का भी उत्पादन हुआ जो राष्ट्र के लिए लाभदायक था, जैसे पटसन और चाय। और साथ ही साथ उस माल का भी उत्पादन हुआ जिसमें विदेशी प्रतिद्वंदिता ज़्यादा नहीं था, जैसे कि मोटा कपड़ा। विदेश में इसकी ज़्यादा मांग नहीं थी, लेकिन इसका जो है उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ। और इसका टाइम पीरियड क्या था? 1850 से 1914। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों को लाभ हुआ और देसी उत्पादित वस्तुओं के देश के अंदर एवं बाहर जो है मंडी प्राप्त हुई। क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध में यूरोपीय कंट्री क्या थे, अपने युद्ध में व्यस्त थे, तो उस समय क्या था कि भारतीय वस्तुओं का मांग बढ़ गया था। और उससे क्या हुआ कि भारतीय उद्योगों को लाभ प्राप्त हुआ और देसी उत्पादित वस्तुओं को देश के अंदर ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी मंडी प्राप्त हुई, यानी कि बाजार प्राप्त हुआ। और युद्ध के ठेके मिले, कच्चा माल पहले से कम दाम पर उपलब्ध हुआ और उत्पादित माल के जो है ऊंचे दाम प्राप्त हुए। सन 1929 से 33 के विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का भारतीय उद्योग पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। भारत प्रथम प्राथमिक सामग्री के लिए आत्मनिर्भर था, जिसका मूल्य जो था घटकर आधा हो गया था और निर्यात किए जाने वाले सामानों का भी मूल्य घट गया था। इस तरह जो था उद्योग पर निर्भर जनता की दिनों दिन जो है वो क्षति होने लगी थी, लॉस होने लगा था। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय मिलों द्वारा उत्पादित सूती कपड़ों की संपूर्ण मांग को अब भारतीय मिलें ही पूरा कर रही थी और भारतीय मिल मालिकों ने इस अवसर का लाभ उठाया और विदेशी मंडियों में जो है प्रवेश करना शुरू कर दिया। लड़ाई के दौरान भारत की अपनी कोई इंजीनियरिंग इंडस्ट्री नहीं थी, ना ही अपने मशीनों या यंत्रों के निर्माण करने की इंडस्ट्री या उद्योग थी। केवल ये उद्योग ही स्थापित हो सके थे जो ब्रिटेन या अमेरिका में बनाई जाने वाली मशीनों का गठन करते थे। तो उस टाइम पे क्या था कि भारत की जो है अपनी कोई इंजीनियरिंग इंडस्ट्री भी नहीं थी और ना ही उनका कोई मशीन या यंत्रों का निर्माण का कोई इंडस्ट्री था। सिर्फ ये वही उद्योग स्थापित कर सकते थे जिनका मशीन जो है ब्रिटेन या अमेरिका में बनाई जाने वाली मशीन गठन करते थे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या था हुआ था कि अमेरिका भारत के व्यापार का एक मुख्य साझेदार हो गया। वह भारत को अब उपयोगी सामान देने लगा और भारत से जो है कच्चा माल मंगाने लगा। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी क्योंकि युद्ध के समय वहाँ की उत्पादन क्षमता में काफ़ी वृद्धि हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के पहले तक यूरोप की कंपनियां जो थी व्यापार में पूंजी लगाती थी और यह प्रबंधकीय एजेंसियों के द्वारा होता था। तो जो यूरोप की कंपनियां व्यापार में पूंजी लगाती थी तो वो किसके द्वारा होता था? प्रबंधकीय एजेंसी यानी कि मैनेजमेंट एजेंसी जो होती थी उनके द्वारा होता था। और ये जो क्या करती थी उद्योगों पर कंट्रोल भी रखती थी, नियंत्रण भी रखती थी। और इसमें क्या था कि बर्ड हिगलर्स एंड कंपनी, ये जो इंपॉर्टेंट नाम अभी मैं बता रही हूँ कि इनमें जो मैनेजमेंट एजेंसी होती है उसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है कि बर्ड हिगलर्स एंड कंपनी, एंड्री यूल एंड जॉर्डिन स्किनर एंड कंपनी जो थी सबसे बड़ी कंपनी थी। ये क्या थी? ये मैनेजमेंट एजेंसियाँ थी। और क्या क्या कौन कौन थी? बर्ड हिगलर्स एंड कंपनी, एंड्रू यूल और जॉर्डिन स्किनर एंड कंपनी। यद्यपि भारत में 1895 में पंजाब नेशनल बैंक, 1906 में बैंक ऑफ इंडिया, 1907 में इंडियन बैंक और 1911 में सेंट्रल बैंक तथा 1913 में द बैंक ऑफ मैसूर तथा ज्वाइंट स्टॉक बैंकों की स्थापना हुई। और ये बैंक जो थे भारतीय उद्योगों के विकास में बहुत सहायक थे। तो ये डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला बैंक कब खोला गया था भारत में कि 1895 में, 1895 में क्या था? पंजाब नेशनल बैंक। 1906 में क्या था कि बैंक ऑफ इंडिया, 1907 में इंडियन बैंक, 1911 में सेंट्रल बैंक, 1913 में द बैंक ऑफ मैसूर तथा ज्वाइंट स्टॉक बैंकों की स्थापना हुई। तो मैं एक बार डेट और फिर से दोहरा रही हूँ कि 1895 में पंजाब नेशनल बैंक, 1906 में बैंक ऑफ इंडिया, 1907 में इंडियन बैंक और 1911 में सेंट्रल बैंक और 1913 में द बैंक ऑफ मैसूर और द ज्वाइंट स्टॉक बैंक। आगे है औद्योगिकरण का परिणाम, इसको हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत लंबा हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को आगे बढ़ने में मदद कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।